मुझे बड़ा इस पे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा रहा। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कायदे आज़म के विजन को पहले दिन से पकड़ा कि कोई भी मुल्क बगैर एक अच्छी फ़िज़ाइया के दुश्मन के रहमो करम के ऊपर है, और पाकिस्तान अपनी एक ऐसी एयरफोर्स बनाए जिसका कोई सानी ना हो, जल्द से जल्द। बिल्कुल। ये कायदे ने 13 अप्रैल 1948 को रिसालपुर में कहा। तो मैंने कहा फिर मैनू जरा पंजाबी च कहण दिओ। जी जी। मैं क्या हरप्रीत जी, पंजा साहब साडे कोल, गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब साडे कोल, जिथे गुरु नानक होरां दा देहांत होया करतारपुर साडे कोल। ओए असीं तां इन्हां दे राखे हां, तो तुसीं सानू कह रहे हो किसी गोल्डन टेंपल पे हमला करना सी। तो वो कैप्टन ये कहते थे सर एक ज़रा लो पास दे, ट्रुप्स का मोराल ऊपर हो जाए, जहाज़ की घनगर्ज से मोराल ऊपर होता है। तो कहने लगे कि मैंने कहा मैं इनको पास एक लो लेवल पे गुजरता हूँ, कहते मैं कोई उल्टा क्या जहाज़ 50 फुट पे गुजरा हूँ, तो मैंने देखा कि वो जो निशान थे वो इंडियन आर्मी के थे। माँ बाप और फैकल्टी असातिज़ा जो होते हैं, इन दोनों से मेरी गुजारिश है कि बच्चों को दुनिया में कहीं पे भी जाना चाहते हैं जाने दीजिए, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तान के सफ़ीर बनकर जाएं। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान के एक और ख़ुसूसी वीडियो पॉडकास्ट के साथ मैं हूं सज्जाद परवेज़। सामने नाज़रीन, आज यौम फ़ज़ाइया मनाया जा रहा है। हम हर साल यौम फ़ज़ाइया बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं, लेकिन आज का दिन जन 2025 में जो हम मना रहे हैं, इसकी एक और अहमियत है। अहमियत ये है कि हमने मई में अपने से बहुत बड़े दुश्मन को दोबारा अपनी रवायत के मुताबिक शिकस्त फाश दी। सन 65 में दुश्मन ने रात के अंधेरे पे हमला किया था और हमने उसको हरा दिया था। इस दफ़ा भी दुश्मन ने रात के अंधेरे पे हम पे हमला किया और हमने उसको अल सुबह हरा दिया। और आज इसी हवाले से हमारी मेहमान शख्सियत हैं, साबिक एयर वाइस मार्शल हैं साजिद हबीब साहब। इनको आज हमने दावत दी है, इनके कैरियर पे गुफ्तगू करेंगे, और ख़ास तौर पे अब जो पूरी दुनिया इसको तस्लीम करती है, जो हमारे फ़ज़ाइया ने एक मार का सर अंजाम दिया, बल्कि कहा जाता है कि अब जो दुनिया में वार कॉलेजेस हैं, वार कोर्सेज़ हैं, उन पे ख़ास तौर पे इस इवेंट के हवाले से ख़ुसूसी किताबें, सब्जेक्ट और चैप्टर्स लिखे जा रहे हैं। साजिद हबीब साहब, आज का दिन आप हमारे मेहमान, सबसे पहले आपको मुबारकबाद। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, और आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। साजिद साहब, आप रेडियो पाकिस्तान लाहौर में तशरीफ़ रखते हैं। ये वही स्टेशन है जहां सन 65 में मिली नग़मे तख्लीक हुए। इसी स्टेशन से सन 47 में आज़ादी पाकिस्तान का भी ऐलान हुआ। क्या एहसास व जज्बात हैं? आप यकीन कीजिए कि जब आपने मुझे यहाँ पे आने की दावत दी, तो देखिए मेरी जनरेशन नस्ल जो है, हम माँ बाप से कायदे आज़म और पाकिस्तान बनने का सुनते हुए बड़े हुए हैं। तो मेरे लिए एक अपने दीन के ईमान के बाद दूसरा ईमान पाकिस्तान है, सीधी सी बात है। तो मैं यहाँ आते हुए मैं इमेजिन कर रहा था 14-15 की दरमियानी रात, मैं कहा मैं उस बिल्डिंग में जा रहा हूँ या उसके कनेक्टेड बिल्डिंग में जा रहा हूँ कि जहाँ पे कोई 11:59 पे मुस्तफ़ा अली हमदानी ने कहा ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है, हमारे अगले ऐलान का इंतज़ार करें। और फिर 12 का वो जो कहते हैं गजर बजते ही उन्होंने कहा कि ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है, आज़ादी मुबारक हो। तो मेरे लिए तो बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ थी। और फिर जैसे मैंने आते हुए जो तस्वीर देखी, जो हमारी तारीख़ का एक हिस्सा है, फिर आपने इस माइक्रोफोन का एक का बताया कि जहाँ पे, तो मेरे लिए इट्स अ फैसिनेशन। और मैं सबसे पहले इस दावत के लिए, यहाँ पे आने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे हीरो हैं, आपका अपना इदारा है, रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज़ है। बचपन में अमूमन लोग ख्वाब देखते हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फ़ौज में जाना है। तो आपने ख्वाब जहाज़ उड़ाने का देखा था? मैं तीसरी जमात में पढ़ता था, तो ख्वाब देखने की कोशिश की तो भारत का हमला हो गया। सन 65 देखिए मेरे बचपन में अखबार घर में लाजमी आता था। और जब आप बच्चे ने उर्दू पढ़ना सीख ली तो अखबार पढ़ने लग जाता। बिल्कुल ऐसा ही है। और लाहौर की खबरें आना शुरू हो गई कि लोग छतों पे खड़े ये कर रहे हैं। हम कहते हैं यार हमारे ऊपर क्यों नहीं हमला हो रहा। साहिवाल में रहने, मेरा मॉन्टगोमरी मेरा वो घर था, तो हम बच्चे कहते हैं इधर क्यों नहीं भारत के जहाज आ रहे, हम भी कोई एक्टिविटी करें। तो फिर वो ऐसी फैसिनेशन थी कि मैं डेली अखबार में से जो जंग की खबरें होती थी वो काटता था, वो मैं रखता था।
अजीज़ भट्टी के शहीद होने की, एमएम आलम के जहाज़ गिराने की, और इवन जो वज़ीराबाद के ऊपर खड़ी गाड़ी के ऊपर हमला हुआ जिसमें आबिदा तुसी नाम की खातून एक शहीद हुई, वो नाम मुझे आज तक याद है। बताइए, क्या बात है। तो अब मेरे लिए कुछ और सोचने का था ही नहीं, स्पेशली जब एमएम आलम के 5 जहाज़ गिराने की कहानी सुनी, सरफराज रफ़ीकी की शहादत का सुना, तो फिर अब्बा कहते हैं कि पता ए मुंडा साडा इनू किस तरह पायलट बनना है। सो इट वाज ड्रिल्ड इनटू माय माइंड। वाह। तो ये इस ख्वाब की तकमील का सफ़र, इस ख्वाब की तकमील के सफ़र के लिए बिल्कुल मैं बहुत अरसे के बाद मैंने वालिद साहब से पूछा कि ये कैसे हुआ। कहते कि तुम हर वक्त यही बातें करते रहते थे, पायलट बनना है, पायलट बनना है, पायलट बनना है। तो उन्होंने कोई अखबार, फिर मैं खालू एयरफोर्स में होते थे, वो कहीं आए तो उन्होंने कहा यार ए मुंडा हर वेले ए करद की करिए। फिर उन्होंने कहा कि एक स्कूल है एयरफोर्स का, एक लोलटोपा में है और एक सरगोदा में है, ठीक है, तो आप बच्चे को वहाँ पे कराएं। तो फिर मैं यहीं आया, एबट रोड के ऊपर सिलेक्शन सेंटर था, अब्बा लेके आए, तैयारी करवाई, मैंने इम्तिहान दिया। देखिए उस वक्त मशरकी मगरबी पाकिस्तान मुत्तहिद था जी जी, और तकरीबन 10-12 हज़ार बच्चों में से 80 बच्चे लेने होते थे। बड़ा सख्त, बहुत सख्त था। तो तमाम मरहले वो तय होते गए। अब मैंने वो एग्ज़ाम पास किया, फिर उसके बाद मेडिकल हुआ, इंटरव्यू हुआ, और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उन 10,000 में से 80 बच्चे जो सिलेक्ट हुए मैं उसमें से था, शायद मुझसे बड़े अच्छे जो है मेडिकल की वजह से। मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम इतना फेयर था कि मेरे जैसा जिसका कोई फैमिली में कोई ना फोर्सेस में था ना कुछ था, वो सिलेक्ट हो गया। और यूँ मैं पहुँचा 8वीं जमात में PAF कॉलेज सरगोधा में, ठीक, 7 साल वहाँ पे, और उसके बाद रसालपुर। वाह। और फिर वो आपका प्रोफेशनल कैरियर का फिर प्रोफेशनल साइड कहाँ पोस्टिंग रही, किन किन ओहदों पे? चूँकि फ्लाइंग ब्रांच में कमीशन लिया था फाइटर फ्लाइंग में, तो रसालपुर से ट्रेनिंग के बाद फिर मियांवाली से सरगोधा से शोरकोट। तो वो जैसे सारी फोर्सेस में एक्सेप्ट फॉर नेवी के, उन्होंने तो समंदर में जाना होता है। जी। तो एयरफोर्स में मुख्तलिफ बेसिस थे, जहाँ पे सरगोधा में मैं बहुत देर रहा, रसालपुर में फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर रहा, पेशावर में पोस्टिंग रही, पेशावर बेस को मैंने कमांड किया। इसलिए फिर एक्सरसाइज के लिए हम कराची जाते थे, कभी समंदर के ऊपर, और लाइव फायरिंग करनी होती तो वो ऑब्वियसली एक महफूज इलाका आपको समंदर के ऊपर मिलता था। तो इन सारी जगहों पे, इस्लामाबाद में फिर हेडक्वार्टर्स में भी रहा, कभी जो दूसरी अपॉइंटमेंट थी, आपकी स्टाफ अपॉइंटमेंट्स होती हैं उनके लिए। तो अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान एयरफोर्स में पूरा पाकिस्तान की सैर कराई, ज़बरदस्त, और बाहर की सैर भी कराई माशाल्लाह। बहुत सारे तैयारे यकीनन ऐसे हैं जिनका नाम तो बच्चा जानता है, उनके नाम JF थंडर, मायराज, F-16। आपने कौन कौन से तैयारे उड़ाए, और सबसे मुश्किल तैयारा कौन सा होता है जिसको उड़ाना? देखिए अब तो फ़र्क ये है कि जो एमएम आलम ने जहाज़ गिराए थे और जो अभी गिरे हैं, वो अकेले पायलट की स्किल होती थी। अच्छा, ठीक है, कि दो, वो जिसको डॉग फाइट आपने नाम सुना टर्म है, बिल्कुल डॉग फाइट। तो वो जो डॉग्स की तरह फाइट होती थी, उसमें होता था कि कौन बेहतर अपनी फ्लाइंग स्किल के साथ दूसरे के पीछे आके उसको गन से या मिसाइल से शूट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल। ठीक। अब एक डिजिटल और स्पेस और साइबर स्पेस की हो गई है। तो इसमें अभी आपने जो लेटेस्ट देखा सुना होगा, इसमें एवैक्स भी हैं, एयरबोर्न रेडार्स भी हैं, आपके जैमर्स भी हैं, उनके जैमर्स भी हैं। तो अब बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है। मैं ये नहीं कहता कि अब आसान हो गया, अब मैं समझता हूँ कि अब इट्स अ बैटल मैनेजमेंट हो गई है। ठीक। पहले डॉग फाइट होती थी, अब बैटल मैनेजमेंट। तो मैं चूंकि डॉग फाइट के एरा से ताल्लुक़ रखता हूँ, ऑल्दो बाद में टेक्नोलॉजी भी आ गई, लेकिन चूंकि अब 10-11 साल हो गए मुझे एयरफोर्स को छोड़े हुए, तो मेरे एक आपके लाहौर में चाइना चौक में जहाज़ लगा हुआ है, ये मेरी पहली फाइटर जो आप समझते हैं मोहब्बत थी। अच्छा, ये MiG-19, और इसको खूब उड़ाया। उसके बाद अभी कभी आप फेल्कन कॉम्प्लेक्स आए हो तो उसके गेट के ऊपर एक जहाज लगा हुआ है, जी। उसको A5 कहते हैं, जहां आपने जलेबियां खाई थी। जी। तो आपकी मेजबानी में तो वो जो A5 है उसके ऊपर मैंने बहुत सबसे ज़्यादा वो फ्लाई किया। ठीक। फिर चूँकि मैं फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी रहा, तो मैंने वहाँ पे जो ट्रेनिंग जहाज़ थे वो भी उड़ाए और बहुत से पायलट्स को ट्रेनिंग दी। फिर मैं जहाँ पे हमारा एक टॉप गन स्कूल, जिसको आम लोग कहते हैं, हम उसको टेक्टिक स्कूल कहते हैं, मैं वहाँ पे भी फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर रहा। वहाँ पे F7 एक जहाज़ है, वो भी उड़ाया। तो बस ज़िंदगी कुछ ऐसी कॉकपिट में गुजरी। अरे वाह साजिद साहब, अब हम आते हैं
उस मार्के की जानिब जी जिसकी बाज़गाश्त लगता है कि ता क़यामत दुनिया में रहेगी। ये जो मार्का हुआ और जो हमारे शाहीनों ने ये एक मार्का हक़ में जो अपना एक तरह का जलवा दिखाया दुश्मन को, क्या कहेंगे आसान ज़बान में एक आम आदमी के लिए, क्या कहानी है ये? आपने कह दिया वैसे कि तो हम अमेरिकन सदर ट्रंप के ज़बानी हर दूसरे दिन सुनते हैं। ये बड़ी मेहरबानी है कि हमारी खबरें बार बार रिमाइंडर मोदी को ट्रम्प दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम बिल्कुल। चाहेंगे उर्दू में आसान अल्फाज में आप बताएं। मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी, अल्लाह की रहमत और हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स की बरसों की मेहनत। देखिए, एक फिल्म होती है जिसमें एक दो आइटम सॉन्ग होते हैं, एंड अच्छा नहीं होता, मिड में अच्छा नहीं होता, लोग पॉपकॉर्न खा के गुजारा कर लेते हैं। एक होती है जो शुरू से ही बड़ी आपको एब्जॉर्ब करने वाली, इंग्रॉसिंग किस्म की होती है। तो मेरे नज़दीक पाकिस्तान एयरफोर्स की कहानी ऐसी ही है। और कतई कलामी ये एक ऐसी फिल्म है जिसका हैप्पी एंड हुआ और हीरो भी जिंदा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी अहम बात है। ये बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो देखिए, मुझे बड़ा इस पे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा रहा। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कायदे आज़म के विजन को पहले दिन से पकड़ा कि कोई भी मुल्क बगैर एक अच्छी फ़िज़ाइया के दुश्मन के रहमो करम के ऊपर है, बिल्कुल ठीक। और पाकिस्तान अपनी एक ऐसी एयरफोर्स बनाए जिसका कोई सानी ना हो, जल्द से जल्द। बिल्कुल, ये कायदे ने 13 अप्रैल 1948 को रिसालपुर में कहा था। बिल्कुल सही। और हमारे जो ख़ास तौर पे एयर मार्शल असगर खान, जिनको हम फादर ऑफ द एयरफोर्स कहते हैं, नूर खान साहब, वहाँ से लेके अभी एशिया मार्शल बाबर जहीर सिद्धू तक सब ने इस मिशन को पूरा किया। प्रोफेशनली सब ने कंट्रीब्यूट। मैं इसलिए कहूँगा कि देखिए, ये कहानी तो अभी आपने देखी ना, जो माशाल्लाह जैसे आपने कहा कि रहती दुनिया तक लोग इसको याद रखेंगे और इसको बड़े एक केस स्टडी के तौर पे दुनिया की एयरफोर्सेस को पढ़ रही हैं। तो आप 1948 की कश्मीर की आज़ादी में एयरफोर्स ने रोल प्ले किया। ठीक। ये 1 साल पुरानी एयरफोर्स थी। अभी वो लोग थे जो रॉयल इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा थे। मैं आपकी इत्तला के लिए बताऊं कि गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी में पाकिस्तान एयरफोर्स का जो कारनामा है लोगों की नज़र में नहीं है। वहाँ पे एक मॉर्टर गन नहीं थी। ठीक ठीक। और फ्लाइट लेफ्टिनेंट खैबर खान एक ऐसे जहाज़ में जिसमें एक कॉकपिट आगे एक कॉकपिट पीछे होता है, और पीछे वाले कॉकपिट में वो मोटर गन लेके बगैर किसी जीपीएस के, आज तो आपका बच्चों का खाना देने वाला जीपीएस के बगैर नहीं आता, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही टेक्नोलॉजी पांडे वाले जो भी हैं। तो उस जमाने में एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जहाज के अंदर बैठ के फ्लाइट लेफ्टिनेंट खैबर खान वो एक अकलौती गन और कॉकपिट खुला रखना, जैसे कभी आपने देखा हो बच्चे गाड़ी में फालतू हो तो डिग्गी में बैठाए होते हैं और वो डिग्गी खुली होती है, ऐसे कॉकपिट खोल के इतना रिस्क लेके पहाड़ी इलाकों के अंदर से गुजरते हुए वहाँ पे नॉर्दर्न एरिया के एयरपोर्ट पे वो पहुँचाई, और उस एक गन ने पाकिस्तान को फतह दिलवाने में बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बड़ी बात। ये तारीख का वो पहलू है जो हमारे आम लोगों की नज़र में नहीं है। सही। फिर 1959 ईद का दिन, और हम ईद मना रहे हैं और उनका एक जासूसी का जहाज़ दाखिल होता है कि जो शायद अपने अपने खाने पीने में लगे हुए हैं। एक पायलट अफसर जिसकी मुश्किल से 1 साल 1.5 साल नौकरी थी, वो एक रेडार के ऊपर बैठा हुआ है हमारा, वो जहाज़ को पिक करता है और पेशावर से 2 जहाज़ों को एमरजेंसी में टेक ऑफ कराता है। उसको हम कहते हैं स्क्रैम्बल करना। तो वो फ्लाइट बट और फ्लाइट यूनुस टेक ऑफ करते हैं, और वो जहाज़ जो आम तौर पे सेबर जहाज़ की रेंज से ऊपर फ्लाई करता था, उसको ट्रैप करके ईद वाले दिन शूट डाउन किया। पायलट नेविगेटर दोनों गिरफ्तार हुए। ये ईद वाले दिन 1959 फिर भारत को मैसेज दिया कि हम ईद वाले दिन भी जाग रहे होते हैं। कौम को ईद का तोहफा दिया, कौम को ईद का भारत को बता दिया। फिर आप 65 में आ जाइए। तो खैर कमाल, आपके नज़दीक तो जो 65 की जंग थी वो 6 सितंबर को शुरू हुई जी। एयरफोर्स ने 1 सितंबर को 4 जहाज गिरा दिए थे। बड़ी बात है। शमजोड़िया सेक्टर में 2 सरफराज रफीकी शहीद ने, 2 उनके नंबर 2 फ्लाइट इम्तियाज भट्टी मरहूम ने, इन्होंने गिरा दिए। और वो 4 जहाज गिराने का जो इम्पैक्ट जो हुआ वो ये था कि वो वैम्पायर जहाज़ों की विंटेज का नाम, उनका नाम था, कि बाकी 36 जहाज उन्होंने पूरी जंग में इस्तेमाल ही नहीं किए। 4 गिरा के 40 के एक फ्लीट को डाउन कर दिया। पूरा पता चल गया कि एक्सपोज हो गया, खौफ पैदा हो गया। जिस तरह अब चूंकि एयरफोर्स का हूँ जज्बाती हूँ तो बातें तो पूरी कर दी। नहीं, हमें तो खुशी हो रही है कि अब आप 6 सितंबर बात कर रहे हैं। अब आप 6 सितंबर पे आ जाइए तो ये भी देख लीजिए कि लाहौर की हिफाजत अल्लाह के बाद किसने की? बिल्कुल। आप जानते हैं कि सरप्राइज हमला हुआ। हाँ जी, उनके जो आर्मर्ड डिवीजन था वो कसूर और वागा सेक्टर से दोनों साइड से डबल अटैक किया उन्होंने।
लेट एयर कमोडोर सज्जाद हैदर, मैं उसी स्क्वाड्रन में रहा हूँ जिसमें वो रहे हुए थे। पिछले दोनों उनका इंतकाल हुआ। एक हीरो है, हमारे बहुत बड़े हीरो हैं, वो 6 जहाज़ों के साथ शमजोड़ियाँ सेक्टर में फ्लाई कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे वो डिस्प्यूटेड एरिया है, वहाँ पे तो आपने आज भी सुनते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे झड़प हुई, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। जी, वो मेरा उनसे बाकायदा गुफ्तगू ये सारा किस्सा सुना, कहने लगे मुझे अचानक कॉल आती है कि भाई वो हमला हो गया है, उधर जाओ अटारी। तो कहते, मैंने कहा अटारी किधर? उन्होंने कहा वागा का पता था, अटारी आम तौर पे लोगों ने नाम नहीं सुना होता। बॉर्डर मशहूर है। तो वो 6 जहाज़ों, कहती मैं अपने 6 जहाज़ों को लेके आया हूँ, तो मैंने देखा बहुत सारे टैंक हैं और वो इतनी आज़ादी से वो फिर रहे थे। तो मैंने कहा ओह, ये अपनी आर्मी है, आ गई है, क्योंकि नॉर्मली वहाँ पे रेंजर्स या थोड़ी सी फौज होती थी, लेकिन चूंकि उन्होंने पूरे आर्मर्ड डिवीजन के साथ हमला किया। तो कहते जब मैंने, अच्छा हमारी एक रिवायत होती है कि जब हम अपनी आर्मी के साथ मिशन करते हैं ना, हम भी करते थे, तो वो कैप्टन ये कहते थे सर एक ज़रा लो पास दे, ट्रुप्स का मोराल ऊपर हो जाए, जहाज़ की घनगर्ज से मोराल ऊपर होता है। तो कहने लगे कि मैंने कहा मैं इनको पास एक लो लेवल पे गुजरता हूँ, कहते मैं कोई उल्टा क्या जहाज़ 50 फुट पे गुजरा हूँ, तो मैंने देखा कि वो जो निशान थे वो इंडियन आर्मी के थे। ओके। तो मैंने कहा ये तो इंडियन आर्मी है। तो फिर 20 मिनट तक, ये मैं नहीं सिर्फ कह रहा, उनका जो कोर कमांडर था 65 का, उसकी किताब मौजूद है, हरबख्श सिंह लेफ्टिनेंट जनरल की, वो मौका देखने आया हुआ था, उसका GOC गन्ने के खेतों में छुपा हुआ था और इन 6 जहाज़ों ने मार मार के उनके टैंकों का और गाड़ियों का भुरकस निकाला। एक ब्रेक आई और हमारी आर्मी पहुंच गई जगह संभालने के लिए। फिर सारा काम बाकी दिखा दे। सही, बड़ी बात है। इन बैकअप स्टार्ट में बेसिकली आपने वो सारा कुछ किया। फिर आपने अभिनंदन का तो लाइव देख लिया होगा, चाय भी देख ली होगी, सुन लिया होगा कितनी महंगी पिलाई, और अभी जो बुनियानुल मरसूस में और इसमें हुआ है, इसके बारे में दुनिया कह रही है। ट्रंप जैसे आपने का रोज बताते हैं, हम आज फिर कहा है, कल फिर उन्होंने कहा है वो कहते रहेंगे वो टेरर भी लगाते रहेंगे इंडिया के ऊपर और ये भी कहते रहेंगे। जी। तो आई थिंक अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड, और मैं समझता हूँ कि हमारे जितने ये सारे कमांडर्स रहे हैं, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और देखें आप, जैसे कहा कि वो हमसे 3 गुना बड़ा, उनके 1000 जहाज़ हैं, हमारे पास 350 400 इतने रहे। तो हमारी तरबियत भी कुछ ऐसे होती है कि हम 2 जब टेक ऑफ करेंगे तो हमें 6 नजर आएंगे। देखिए आप उसी के हिसाब से तैयारी करते हैं। जी। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और अब बात बताइए कि बुनियानुल मरसूस, लेकिन सर साहब यहाँ मैं थोड़ा सा एक और बात करना चाहूँगा, बीइंग ए मीडिया मैन या एक प्राउड पाकिस्तानी। जी। एक और बात मैं समझता हूँ जो सबसे अहम फ़र्क है हमारी फ़ौज के हर सिपाही में, किसी रैंक का हो, और इसका ताल्लुक चाहे नेवी से हो, एयरफोर्स से हो, या आर्म फोर्सेस से हो, और दुश्मन जिसको जो हमारा भारत अज़ली दुश्मन है, उसमें के जज्बे का फ़र्क है। हमारे यहाँ जज्बा शहादत का है, उनके अंदर ये जज्बा नहीं है। जो हमारा एक अल्टीमेट मोटिव है ना, मेरे ख्याल में वो हमें दुनिया में सबसे ज़्यादा मुमताज़ करता है। हमें तो बचपन से ये हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान को पढ़ाया जाता है, और कुरान हमें बताता है कि शहीद जिंदा है। हाँ जी। अल्लाह ताला कहते हैं बस तुम्हें उसका इदराक नहीं है, लेकिन शहीद जिंदा है। ये एक बड़ा अहम जज्बा है। और ये बहुत, बिल्कुल, देखिए उसके बगैर आप जंग नहीं लड़ सकते। जी बिल्कुल। उसके बगैर आप कितने भी आपके पास साजो सामान हो, अगर आप में, देखिए 2 चीज़ें हैं, हमारा ईमान अल्लाह के ऊपर कि मारो या मर जाओ, और उसके बाद हमारा ईमान अपने मिशन के ऊपर कि हमने इस वतन की हिफाजत करनी है। बिल्कुल। अगर इसमें आपका अपने जॉब के ऊपर ईमान नहीं होगा तो आप परफॉर्म नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही बात है, बिल्कुल ठीक है। मैं अब किसी और जगह की कंट्री की एग्जांपल ये देना चाहता, जहां पे हमने सुना था कि जब उसको पता चला कि सामने से दुश्मन का जहाज आ रहा है, तो उसने कहा नजर आ गया, अब मैं इजेक्ट कर रहा हूं, मैं वापस जा रहा हूं। उसकी कन्विक्शन नहीं थी। ठीक है। तो बिल्कुल आपका अपनी वतनियत, अपनी पाकिस्तानियत के ऊपर जो हमारा, देखिए मैं गुजारिश करूंगा कि लोग बड़ी बातें करते हैं और कोई उठ के कह देता है ये हमारे टैक्स पे फोर्सेस पलती हैं। भाई आपके अब्बा अगर सही टैक्स दे रहे होते तो मुल्क का ये हाल ना होता। बिल्कुल सही। मैं ऐसे लोगों की कहता हूं, कौन सी माएँ हैं और जो अपने 17-18 साल के बच्चे को, वो सिपाही हो, वो सोल्जर हो, वो पायलट हो, भेजती हैं नोइंगली, ये जानते हुए भी कि इसमें जान जा सकती है। बिल्कुल है। देखिए मैं जहाज़ की बात करता हूँ, सबके जो बच्चे जाते हैं ट्रबल्ड एरिया में जा रहे हैं, जो 21 साल 20 साल उनकी उम्रें हैं, उनकी शहादतें हो रही हैं, और कौन सा प्रोफेशन है, अभी फ्लड आए हुए हैं। जी। कौन जा रहा है? आर्मी है। आपको सबसे पहले आर्मी ही नजर आती है, आपके फोर्सेस नजर आती हैं। तो जब आपका जज्बा ये हो और आपको पता हो कि इसमें जान जा सकती है, या ऐसे लोगों की
इज्जत किया करें। साजिद साहब, ये अब जब हम जीते इस दफ़ा, और एक लफ्ज़ होता है ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। यस। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें केस में, तो हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट इटसेल्फ। ये जो हम जीते, और थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगा, इस दौरान जो मीडिया था भारतीय, उसने तो इनकलाब बर्पा कर दिया ना फेक न्यूज़ के प्रमोशन में। मैं अभी तक लाहौर की बंदरगाह ढूंढ रहा हूँ। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, लाहौर की बंदरगाह, बहावलपुर सारा, कराची, उकाड़ा पे मेरे ख्याल में कोई नई डेवलपमेंट उन्होंने कर दी थी। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, ये जो फेक न्यूज़ का सैलाब है जी, ख़ास तौर पे हमारी यूथ को आप क्या कहेंगे कि एक्सपोज हो गया कि फ़ेक न्यूज़ क्या होती है? एक तो मैं अपने सोशल मीडिया और अपने मेन स्ट्रीम मीडिया की बहुत तारीफ़ करूंगा कि मैंने ऑनेस्टली पहली दफ़ा इतनी जिम्मेदारी से इनको No doubt. जो है ना मीडिया को परफॉर्म करते देखा, और बहुत ही ध्यानदारी से किया। हमारे सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा बिहेव किया, और मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे भी एक ट्रेंड बहुत चेंज हुआ कि कुछ वो एलिमेंट्स जो हर वक्त पाकिस्तान को बुरा ही समझते थे, यहाँ बैठ के उनमें भी बहुत से लोगों में तब्दीली आई, बहुत से लोगों में उनमें तब्दीली आई। तो मीडिया ने बहुत अच्छा इसमें रिस्पॉन्ड किया, और सोशल मीडिया ने। तो मैं चाहता हूँ कि नौजवानों को यही देखना चाहिए कि अगर आप इंडियन मीडिया को फॉलो करते तो इस वक्त आपका लाहौर की बंदरगाह से लेके और कराची के लेके ओकाड़ा से लेके सारा पाकिस्तान वो फतह कर चुके थे। और उसमें साहब ऐसी ऐसी उन्होंने बातें की कि वो, जैसे मुझे एक साहब कहने लगे, कनाडा में थे, कि सुने जी के सिख है वो, हरप्रीत सिंह, आपने शायद देखा कि जी पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये जो पाकिस्तान ने हमले किए, तो इसमें गोल्डन टेम्पल को भी एक टारगेट रखा हुआ जो था, अमृतसर में उनका सेक्रेटरी, जो अमृतसर में उनका है। बिल्कुल। तो मैंने कहा फिर मैनू जरा पंजाबी च कहण दिओ। जी जी। मैं क्या, हरप्रीत जी, पंजा साहब साडे कोल, गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब साडे कोल, जिथे गुरु नानक होरां दा देहांत होया करतारपुर साडे कोल। ओए असीं तां इन्हां दे राखे आ, तो तुसीं सानू कह रहे हो कि असीं गोल्डन टैंपल ते हमला करना सी? इंपॉसिबल। मैं कहा ये तुहाडे नाल लड़ाण दी कोशिश सी, चढ़दे पंजाब नूं ते लैंदे पंजाब नूं। लेकिन ये मुहब्बतां जिहड़ियां चल रही ने, मेरी उस पासे वालों नूं गुजारिश है कि इन्हां नूं जारी रखो ते बणिए तो बच के रहो। वाह, क्या बात की। बात बिल्कुल ठीक है कि प्रोपेगेंडा, और वो भी फेक। तो और उसका इसी में उन्होंने सिर्फ कमाल हासिल किया है, लेकिन बेइज्जती भी हुई, एक्सपोज हो गया। फिर उनकी भी जो सेन वॉइसेस थी, उन्होंने ऐसी उनकी अपने ही अदारों की फिटिंग की है और कि कमाल कर दिया। आप देखिए उनके लोकसभा में बार बार वो पूछ रहे हैं, ऐसे ही है, कांग्रेस वाले पूछ रहे हैं कि भाई हमें हिसाब दें जो हमारे तैयारे गिरे हैं। एग्जैक्टली। आप हमें क्यों नहीं बता रहे, हमसे क्यों छुपा रहे हैं आप? जिस तरह उनके जो सेन सोशल मीडिया है, उसने अपने उस तरह उनके जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं उसको क्वेश्चन किया है। इसी तरह बाकी लोग भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप बताइए राफेल किधर है? वो कह रहे हैं आप हमसे टैक्स लेते हैं, हमारे पैसे इस्तेमाल करते हैं। और इवन अब तो लेटेस्ट न्यूज़ यही है कि उनके आर्म फोर्सेस में इख्तलाफात हो गए हैं। जो ये मोदी साहब ने सेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट दिया, उस पर उनके एयर चीफ बोल रहे हैं कि हमसे मशवरे के बगैर ही हमें डिफेम करने के लिए, डिमोरलाइज करने के लिए आपने प्लान। मैं एज अ मिलिट्री मैन मैं समझता हूँ, देखिए वहाँ पे भी एथिकल उनके मिलिट्री माइंड्स भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और कुछ उनकी अपनी एक पॉलिटिकल कंपल्शंस आ जाती हैं। मैं समझता हूँ कि इस सारे की फेवर में शायद उनकी सारी टॉप ब्रास नहीं थी ये जो हरकत की गई, और देखा ना, सेम पेज पे भी नहीं थे। हाँ, सेम पेज पे भी नहीं, जिसकी वजह से बहुत से उनके सीनियर जनरल्स ने आके सर्विंग ने शुरू से ही इस चीज़ को मानना शुरू किया, एक्सेप्ट किया। जो राफेल या बाकी बातें हुई, उन्होंने आके इसको मानना शुरू किया। तो आई थिंक मोदी ने अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए, बाकी मैं उसमें नहीं जाऊंगा, इसकी स्ट्रेटेजिक कॉनोटेशंस भी हैं, ग्लोबल भी हैं, हु वाज एक्चुअली बिहाइंड इट। पहले ये किया, ये फेल हुआ, तो इजराइल और ईरान वाला करवाया, दोनों फेल हो गए, तो अब टेरिफ वॉर चल रही है, बाकी बातें रहने दें। जी साजिद साहब, ऐसे एक और वक्त भी ये बात मैं कहना चाहूँगा कि लगता है उन पर वाकई बहुत बुरा वक्त आया है। अभी देखिए, जब से मार कह ख़त्म हुआ, उसके बाद आपने देखा है कि इंडिया में जहाज़ क्रैश हो रहे हैं, ट्रेनें डीरेल हो रही है। यानी एक जिसे कहते हैं ना नीयत, जब आप इंतहाई नेगेटिवली किसी को नुकसान पहुंचाने का सोचेंगे तो नुकसान अपना ज़्यादा अपना होगा। बिल्कुल साजिद साहब, आज का दिन कोई आखिरी बात जो रेडियो पाकिस्तान के कैमरे और माइक्रोफोन के जरिए आप हमारे सामीन और नाज़रीन से करना चाहें? मैं सिर्फ अर्ज करूँगा कि पाकिस्तान है तो हम हैं। हम ख़ास तौर पे नौजवानों से ये गुजारिश करूँगा कि किसी भी घर में हर चीज़ अच्छी नहीं होती।
कभी खाना अच्छा पकता, कभी नहीं पकता, कभी आपकी अम्मी से भी कोई नमक मिर्च ज़्यादा कम हो जाती है, कभी अब्बा भी आपको आपका पूरा जेब खर्च नहीं देते हैं, तो क्या घर बुरा हो जाता है? ये हम जैसे भी हैं, ये पाकिस्तान है तो हम हैं। इवन देखें, दो लोग जो ग्रुप्स हैं जो कि बच्चों की तरबियत करते हैं, माँ बाप और फैकल्टी, असातिज़ा जो होते हैं, इन दोनों से मेरी गुजारिश है कि बच्चों को दुनिया में कहीं पे भी जाना चाहते हैं जाने दीजिए, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तान के सफ़ीर बनकर जाएं। वाह, यानी आपका ये कहना है कि कहीं भी रहें, लव पाकिस्तान, लव पाकिस्तान, बिल्कुल जी। साजिद हबीब साहब, आप साबिक एयर वाइस मार्शल हैं। आज के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए आप रेडियो पाकिस्तान लाहौर के वीडियो पॉडकास्ट स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, हमारे साथ मिलकर, बल्कि पूरी कौम के साथ मिलकर आपने यौम फ़िज़ाइया को सेलिब्रेट किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया जी। उसके साथ ही मुझे सज्जाद परवेज़, प्रोड्यूसर जुनैरा खालिद, रिकॉर्डिंग इंजीनियर मसूद हुसैन और वीडियो एडिटर फराज भट्ट के साथ ही इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।